Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aryan Lodi and you are watching my YouTube channel Sir A.K. Lodi. My dear student, I hope you all are fine. Here we are going to solve all the MCQs from the model paper of second year accounting 2021. इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर वीडियोस के ज़रिए अपने पेपर को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। और चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। पहली हमारे पास जो MCQs यहाँ पे दिया हुआ है वो है मॉडल पेपर का, इफ़ कंपनी रिसीव शेयर एप्लीकेशन मोर देन द ऑफर्ड शेयर दिस इज़ कॉल्ड। मतलब यहाँ पे जो रिसीव हमने शेयर एप्लीकेशन किए हैं वो मोर देन द ऑफर्ड शेयर किया है। अगर हमारे पास एप्लीकेशन हमारे पास बिल्कुल इक्वल होती जो ऑफ़र की जाती तो हम उसका आंसर लगाते इक्वल सब्सक्रिप्शन। और अगर हमारे पास रिसीव एप्लीकेशन ऑफर्ड शेयर से कम होती, ठीक है, तो ये लेस होती तो हम वहाँ पे लोअर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन इसका बेस्ट आंसर होता। मगर यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं शेयर एप्लीकेशन मोर देन द ऑफर्ड शेयर, तो इसका बेस्ट आंसर जो है वो हमारा होना चाहिए ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जो हमें ऑफ़र की गई थी उससे कई ज़्यादा हमने उसकी एप्लीकेशन को रिसीव किया है। तो पहला आंसर इसका होगा ओवर सब्सक्रिप्शन। सेकेंड हमारी जो MCQs है वो है, इफ़ अ कंपनी ऑफर शेयर एट हायर प्राइस देन द पार वैल्यू द डिफरेंस इज़ नोन एज। अब यहाँ पे कंपनी ऑफ़र कर रही है शेयर एट हायर प्राइस देन द पार वैल्यू, मतलब पार वैल्यू से ज़्यादा जो है प्राइस पर जो है ऑफ़र कर रही है शेयर को, तो उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे। अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट बैंक अकाउंट पर डिबेंचर पर मिलता है, जबकि डिस्काउंट जो होता है वो पार वैल्यूज़ पर से कम पर देते हैं। और सरप्लस जो है वो इस एंट्री से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि सरप्लस हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो इससे बिलोंग ही नहीं करता। हाँ, इसका आंसर जो बेस्ट होगा वो प्रीमियम हो सकता है, मगर प्रीमियम भी बेस्ट तब होता है जब यहाँ पे शेयर प्रीमियम लिखा हुआ होता। फिलहाल तो इसका प्रीमियम ही आंसर है, यहाँ पे इनको शेयर प्रीमियम लिखना चाहिए था। खैर, इसका आंसर है प्रीमियम, तो यहाँ पे हम मॉडल पेपर पे इसका आंसर प्रीमियम लगाएंगे। थर्ड हमारे पास जो MCQs दिया हुआ है वो हमारे पास है, द टोटल अमाउंट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल यूनिट इज़ नोन एज। अब यहाँ पे जो कैपिटल ऑफ कंपनी है उसको डिवाइड किया गया है स्मॉल यूनिट्स में, तो जो भी टोटल अमाउंट हो कंपनी कैपिटल की, ठीक है ना, और उसको आप मतलब टोटल अमाउंट ऑफ द कैपिटल ऑफ कंपनी जो है उसको आप छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में आप अगर करें तो उसके यूनिट्स को हमेशा याद रखिएगा शेयर्स कहा जाता है। ये आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डिवेंचर या डिविडेंड या नेट इनकम आपको मालूम है प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है, तो इसलिए नेट इनकम का इस MCQ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और डिबेंचर्स जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा वो हमारा कंपनी का कैपिटल नहीं होता कभी भी, बल्कि कर्ज लेने के लिए एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डिबेंचर्स। और डिविडेंड जो होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा कंपनी के शेयर होल्डर को जो मुनाफा दिया जाता है उसका नाम है। डिविडेंड का मतलब ये है जो कंपनी के शेयर होल्डर को जो मुनाफा दिया जाता है उसका नाम है, जबकि डिबेंचर्स जो होता है उसका कंपनी का कैपिटल नहीं होता बल्कि कर्ज लेने के लिए एज अ टूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका शेयर जो है बेस्ट आंसर होगा। चौथी हमारे पास जो है वो है, द शेयर कैपिटल बाय विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड। मतलब जो शेयर कैपिटल जिससे कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है, तो देखें इसका बेस्ट आंसर है अथोराइज कैपिटल। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, और अथोराइज कैपिटल इसलिए क्योंकि कंपनी जब रजिस्टर्ड की जाती है तो उसको अथॉरिटी दी जाती है कि अब आप अपने शेयर के प्राइस ये रख सकते हैं या इस प्राइस में आप अपने शेयर को बेच सकते हैं। जबकि इशूड कैपिटल और पेड अप कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल जो हैं ये पहले से कंपनी इसको इशूड कर चुकी होती है। आप इसको यूँ समझ लें कि इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जो कंपनी पहले से इशू कर चुकी होती है, और या यूँ समझ लें कंपनी लोगों से पैसे लेकर उसे एज अ ओनर जो है वो डिक्लेयर कर चुकी होती है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, अथोराइज कैपिटल, क्योंकि कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया है तो उसको अथॉरिटी मिल चुकी है, तो इसका बेस्ट आंसर है अथोराइज कैपिटल। पांचवा है, if the remaining partners purchase the capital of the retiring partner, the total capital of the firm after retirement of the partner। इसमें रिमेनिंग पार्टनर्स जब परचेज करते हैं कैपिटल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ABC इस तीन पार्टनर हैं, जिसमें C जो है वो रिटायर हो रहा है, तो C का जो जितना भी कैपिटल होगा वो AB अगर उसको परचेज करते हैं
तो उससे क्या उनके कैपिटल पे कोई फ़र्क पड़ता है? मतलब ये इसके जो बेस्ट आंसर है उन्होंने लिखा है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। तो इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज द कैपिटल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट। तो इससे रिटायरमेंट के पार्टनर का जो कैपिटल होगा उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर उस कैपिटल, मतलब अगर उसकी 2 लाख रुपए की वर्थ है तो और उसके ओल्ड पार्टनर्स उसको परचेज कर लेते हैं, बेशक वो परचेज करने के लिए वो अपनी तरफ प्राइवेट रिसोर्सेज से वो पैसा लाते हैं और वो परचेज करते हैं, तो उस 2 लाख को ख़रीदने में कम या ज़्यादा देने पे उसके 2 लाख पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर है रिमेन कांस्टेंट। ऐसा नहीं होगा कि आपके जो ए बी पार्टनर हैं अब वो परचेज कर लेते हैं कैपिटल, तो उसका 2 लाख का कैपिटल 3 लाख का हो जाएगा या उसका 2 लाख का कैपिटल 1 लाख का हो जाएगा। ना वो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, और नन ऑफ दिस भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका बेस्ट आंसर होगा रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारी 6 हमारे पास एमसीक्यूज है। सैल्वेज वैल्यू इज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन अंडर। सैल्वेज वैल्यू आपने स्ट्रेट लाइन मेथड किया है, उसमें उसका फॉर्मूला यही है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, तो स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं हो सकता। यूनिट प्रोडक्शन मेथड, वर्किंग आवर मेथड जो होते हैं वो सेम, उसमें जो है फॉर्मूले यूज़ होते हैं, सिर्फ यूनिट और वर्किंग आवर का ही फ़र्क होता है, और उसमें भी सैल्वेज वैल्यू जो है वो माइनस की जाती है। जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऐसा है जिसके अंदर आप सैल्वेज वैल्यू जो है वो नहीं मालूम करते। तो इसका आंसर होना चाहिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिमिलर टू बैलेंस शीट। बहुत इजी आंसर है, इसको ज़्यादा हम खींचेंगे नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर लगा देते हैं, क्योंकि अक्सर आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि ए बी रिक्वायर्ड होती है, तो बी रिक्वायर्ड जो होती है वो हमेशा बैलेंस शीट होती है, जिसमें आपने अक्सर पढ़ा होगा द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिमिलर, द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है आप यूँ कह लें कि ये दूसरा नाम है बैलेंस शीट का। अच्छा, नेक्स्ट हमारी 7 है डिस्काउंट अवेल ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड इज नोन एज। डिस्काउंट अवेल ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब है कि के दौरान कंसेशन पीरियड, कंसेशन पीरियड इज नोन एज। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, ट्रेड डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड शेयर डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट का इससे बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर दें। सेल डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब आप सेल करते हैं तो उस पर आप किसी भी कस्टमर को, क्लाइंट को कुछ डिस्काउंट छोड़ दें। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट अवेल ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में से बेस्ट कौन सा होना चाहिए? अगर आप लोगों को याद हो कि आपने क्रेडिट टर्म पढ़ी है 2, 10 एंड 30, तो वो 2, 10 एंड 30 का मतलब होता है कि जब आप किसी भी कोई चीज़ आप मतलब फिक्स एसेट जब आप परचेज करते हैं तो वो आपको एक कंडीशन देता है कि आप अगर 10 दिन में पे कर देते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको 30 डेज़ के अंदर नेट अमाउंट देनी पड़ेगी। तो उस क्रेडिट टर्म का ताल्लुक जो होता है वो हमेशा कैश डिस्काउंट से होता है। तो याद रखिएगा, जो अवेल करते हैं डिस्काउंट, जो भी अवेल करते हैं कंसेशन पीरियड में, वो कंसेशन पीरियड जो होता है 2, 10 एंड 30 वो कैश डिस्काउंट के लिए यूज़ होता है। और ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कंपनी ऑफर कर दे, या आप किसी चीज़ में मतलब वो पहले से आप उसको बोल रहे हैं कि इस पर कुछ डिस्काउंट वगैरह कर लिया जाए। तो इसका बेस्ट आंसर है कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट 9 हमारा एमसीक्यू से, अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर्ड टू। अगर हम देखें फिक्स कैपिटल मेथड को देखें प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटेन अर्निंग अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स पर्सनल अकाउंट। तो रिटेन अर्निंग अकाउंट, वैसे तो इस एमसीक्यूज़ में मॉडल पेपर में रिटेन अर्निंग का कोई भी आंसर या कोई भी क्वेश्चन मौजूद नहीं होना चाहिए, एमसीक्यूज़ भी मौजूद नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये, रिटेन अर्निंग रिड्यूस सिलेबस के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो इसी वजह से इसको आप इग्नोर करें, ठीक है ना। ये मॉडल पेपर में भी गलत डाला गया है क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक इनको रिटेन अर्निंग की किसी भी पार्ट को नहीं डालना चाहिए। खैर, इस अब हमारे पास पहुंचता है पार्टनर्स पर्सनल अकाउंट। पार्टनर पर्सनल अकाउंट का कोई ताल्लुक नहीं है अकाउंटिंग के इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे हम कैपिटल और करंट अकाउंट का हम जिक्र कर सकते हैं। अगर देखें, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड के मुताबिक कर रहे हो तो वो करंट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाता है। तो इसका बेस्ट आंसर होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। 10वां है, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट, ये आपने लिक्विडेशन में पढ़ा होगा, तो ये लिक्विडेशन से ली गई है, एमसीक्यूएस लिया गया है। हिज कैपिटल डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय, मतलब बियर बाय, तो आपको मालूम है कैपिटल डेफिशिएंसी जो होते हैं वो कुछ भी हो
वो कौन बेयर करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अदर सॉल्वेंट पार्टनर, द गवर्नमेंट, द क्रिएटर, द बैंकर्स। द बैंकर्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं, द गवर्नमेंट भी, उसका भी कोई इससे ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कंपनी चल रही है जिसमें 2 या 3 पार्टनर हैं जो अपने तौर पे अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। उसमें अगर कोई पार्टनर सॉल्वेंट हो जाता है तो जाहिर सी बात है अदर पार्टनर्स जो होते हैं उसकी डेफिशिएंसी जो है उसको बेयर करते हैं। तो यहाँ पे इसका बेस्ट आंसर होगा अदर सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो यहाँ हम इसका अदर सॉल्वेंट पार्टनर इसका ऑप्शन लगा सकते हैं। अच्छा, 11वां है इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड। अगर क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप एग्रीमेंट शो नहीं हो रहा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट शो नहीं हो रहा, तो इस केस में हमें इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट का बताया ही नहीं है कि वो किस रेशो के मुताबिक या किस हिसाब से उसका एग्रीमेंट किया गया है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इक्वली। आप इसको डिफ़ॉल्ट भी कह सकते हैं, इसीलिए कि कोई चीज़ आपको अगर मेंशन नहीं की गई है क्वेश्चन के अंदर तो आप उसका बेस्ट आंसर जो होगा वो इक्वली होगा। अब यहाँ नेक्स्ट है आपके पास 12 MCQ से, इन द केस ऑफ एडमिशन ऑन मोर देन द बुक वैल्यू द गुडविल और बोनस इज टू बी गिवन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन द केस ऑफ एडमिशन, कोई पार्टनर जब भी एडमिशन से ये MCQs लिया गया है, और अगर कोई भी पार्टनर जो है वो एडमिशन लेता है मतलब बिजनेस में एंटर होता है और बुक वैल्यू से ज़्यादा पैसा लेके आता है, तो वो गुडविल और बोनस जो है उसको हम क्या कहेंगे, ये किसके लिए गुडविल या बोनस जो है वो किसको बिलोंग करेगी, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास 13, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन रिमेनिंग कैश इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। यहाँ पे उन्होंने कहा जब लिक्विडेशन मतलब जब लिक्विडेट होती है, कंपनी अपने बिजनेस को ख़त्म करती है किसी भी रीज़न की, तो जो भी कैश बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में कैसे किया जाता है, ऑन द ओपनिंग कैपिटल रेशो, ऑन द कैपिटल, जो भी कैपिटल्स उनके स्टार्टिंग के होते हैं उनको देखते हुए, ऑन द बैलेंस ऑफ द कैपिटल एट एंड, या इक्वली, या ऑन द एंडिंग कैपिटल रेशो। तो हमारा इस सवाल के अंदर याद रखिएगा, जब हम प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं तो जाहिर सी बात है जो हमारा स्टार्टिंग कैपिटल होता है उसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एट दी एंड जो हमारे पास बैलेंस बचता है उसी के मुताबिक जो है हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ ऑन द बैलेंस कैपिटल एट एंड, इसका बेस्ट आंसर ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल एट एंड कहलाएगा। हमारे पास 14 जो है वो डिबेंचर्स आर द सर्टिफिकेट ऑफ, यहाँ पे इसका सिंपल आंसर है रिसीट एंड लोन एक्नॉलेजमेंट है। ऑनरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है, मेडिकल फॉर कंपनी एम्प्लॉयज़ का भी ताल्लुक नहीं है, नन ऑफ द ईज भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका डायरेक्ट मैंने आपको आंसर बता दिया है, इसको ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका बेस्ट आंसर है रिसीट ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है 15 है रेसिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड रिकवरेबल कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट एट द टाइम ऑफ इट्स। अगर रेसिडुअल वैल्यू जो है जब उसको एस्टिमेट किया जाता है तो रिकवरेबल कॉस्ट ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट एट द टाइम, ये कहलाएगा रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज। इसका बेस्ट आंसर है रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास जो 16 मौजूद है, ऑल फिक्स एसेट आर डेप्रिशिएटेड एक्सेप्ट बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर एंड लैंड। ये क्वेश्चन डेप्रिसिएशन शुरू से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको इतना पता होगा डेप्रिशिएट बिल्डिंग हो सकती है, मशीन फर्नीचर हो सकती है, मगर लैंड जो है उसको हम डेप्रिशिएट नहीं करा सकते। तो इसका बेस्ट आंसर है लैंड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 17 है नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड। अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, स्कूल, क्लब्स, हॉस्पिटल्स या ऑल ऑफ दीज। मेरा बेस्ट आंसर है स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब, तीनों ही। तो यहाँ पे इसका बेस्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। तो यह हमने इस पर भी ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, ऑल ऑफ दीज इसका बेस्ट आंसर है। हमारे पास 18 मौजूद है, नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न टू नॉट मेंटेन। नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न इसी से कुछ जो हमने भी प्रीवियस MCQs किया उससे रिलेटेड है, ये भी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न जो है वो मेंटेन नहीं मेंटेन करता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसीट एंड द पेमेंट अकाउंट,
एंड बैलेंस शीट पे इसमें बनाई जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी उसमें बनाया जाता है, ये तो डेफिनेटली बनते हैं। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी आपने कुछ जगहों पे कुछ बुक्स में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से भी मौजूद है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इससे बिल्कुल ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई जाती। नेक्स्ट है हमारे पास 19 है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। जब भी सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव कर लें, आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ एडवांस में आ जाए तो वो आपके ऊपर एक तरह से उधार हो जाती है। कोई भी चीज़ आप एडवांस अपने पास ले लें, कोई भी काम कर रहे हैं तो वो भी आपके ऊपर वो कर्जा होगा, लाज़मी बात है, वो आपके ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह से सब्सक्रिप्शन भी अगर आप एडवांस में रिसीव कर लेते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी ही कहलाएंगे, उसका इनकम से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो एसेट नहीं कहलाएगा या वो एक्सपेंस नहीं होंगे, क्योंकि अभी सब्सक्रिप्शन मतलब नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन हमने अभी से रिसीव कर लिए तो वो हमारे पास भी कर्जा हो गया है, तो इसलिए हम उसको लायबिलिटी कहेंगे। लायबिलिटी इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो 20 है वो है हमारे पास द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज़ जनरली फॉलोड बाय। अगर सिंगल एंट्री देखें तो वो किस पर्पस या कहाँ पे फॉलो की जाती है, तो देखें स्मॉल बिजनेस कंसर्न है, लार्ज बिजनेस, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नन ऑफ दीज। तो इसका बेस्ट आंसर है स्मॉल बिजनेस कंसर्न। अक्सर आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि ये छोटे मोटे खातों के लिए या छोटे मोटे स्टेटमेंट के लिए बनाई जाती है, इसलिए इसका बेस्ट आंसर जो है वो है स्मॉल बिजनेस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 21 द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज कॉल्ड। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसका भी बेस्ट आंसर पार्टनरशिप डीड है, ये आपने पढ़ा होगा। पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप सर्टिफिकेशन, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक डीड होती है जिसको हम। नेक्स्ट हमारे पास है 22 द पर्सन हु टेक द इनिशिएटिव इन द मैटर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज नोन एज। द पर्सन, जो शख्स कोई भी इनिशिएटिव लेता है बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा उसको प्रोमोटर कहा जाता है, तो इसका बेस्ट आंसर प्रोमोटर है। 23 है इसकी द एक्सपेंस इनकर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड। तो इसका बेस्ट आंसर है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, द एक्सपेंस इनकर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, तो इसका बेस्ट आंसर होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। नेक्स्ट है आपके पास 24 डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। ये आपने फॉर्मूले में आपको पता होगा कि ये जब फॉर्मूला आपने किया होगा, जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट मालूम करते हैं, तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट मालूम करने के लिए जस्ट आपने कॉस्ट से सिर्फ और सिर्फ सैल्वेज वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी लास्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इस पे भी ज़्यादा लंबी बहस करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सेकंड नेम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का सेकंड नेम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जिस तरह से डिमिनिशिंग बैलेंस डिक्लाइनिंग मेथड भी कहलाता है, इसी तरह से स्ट्रेट लाइन मेथड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहलाता है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊँ। अपने अकाउंटिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इसमें सॉल्व करूँगा, 1 बाय 1 मैं आपको वीडियो जो है मैं डालता रहूँगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।